नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय लेखिका दीपक शर्मा जी की कहानी सर्पपेटी। तो आइए सुनते हैं कहानी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मैं चौंक कर जाग गई। सुनिए, मैंने पति को पुकारा। मेरे गले में बहुत दर्द है, सांस एकदम घुटती सी मालूम हो रही है। मदन हिले नहीं, शायद उन्हें गहरी नींद आ रही थी। घंटी और जोर से बजी तो मैंने जोर जोर से पुकारा, सुनिए, उठिए तो, मेरा सिर चकरा रहा है। मेहरी लौट गई तो दिन भर दोहरी परेशानी मुझी को उठानी पड़ेगी। मदन फिर भी नहीं हिले। मुझे बहुत गुस्सा आया, रोना भी, पर उठे बिना कोई चारा भी तो नहीं बचा था। ओह आप! दरवाजा खोला तो देखा उषा भाभी अपने बच्चों के साथ सामान से लदी घंटी बजाए चली जा रही हैं। आइए आइए। सबसे हल्के सूटकेस और सबसे छोटे बच्चे को उनके हाथों से झपटते हुए मैं खिल उठी। अपने स्वर में जोश लाना जरूरी भी तो बहुत हो गया था। वह मेरी जिठानी थी और उन्हें देखकर मुझे बाग बाग तो होना ही चाहिए था। मदन क्या अभी तक सो रहा है? भारी बक्सों तथा दो बच्चों से घिरी उषा भाभी असहाय स्वर में बोली। सो रहे हैं तो क्या हुआ, बिल्लू और गुग्गू अभी जाकर जगा लाते हैं। पति से सुबह वाले व्यवहार के लिए प्रतिशोध लेने का यह अच्छा अवसर मैं कैसे जाने देती। भाभी, आप सामान यहीं छोड़िए, ये अभी उठा लाएंगे। और जब तक उषा भाभी के बच्चे सूटकेस तथा थैले घर भर में फैले, चाय के तीसरे दौर के साथ साथ रास्ते में गाड़ी के लेट हो जाने की वजह से हुई तकलीफ और उनकी भाभी की बहन मंजू की यहीं हमारे शहर में होने वाली शादी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुकी थी। मुन्नू, अब मम्मी से तैयार हो लो, 7:30 बज रहे हैं, कहकर मदन उठ खड़े हुए। चाची जी, आज मुन्नू को स्कूल मत भेजिए। तभी बिल्लू और गुग्गू नई जिद पर आमादा हो गए। छोड़ो सरोज, मुन्नू के भाई इतनी दूर से उसे मिलने आए हैं, स्कूल तो मुन्नू रोज ही जाता है। उषा भाभी बोले, आज जाने ही दीजिए। मैंने कहा, इसके इम्तिहान भी चल रहे हैं, हम तो स्कूल जरूर जाएंगे। मुन्नू भी छुटकारा पाने के लिए मचल उठा। और हमें अभी तक दूध क्यों नहीं मिला है? अरे, दूध तो बिल्लू, गुग्गू और छुटकू भी पिएंगे। कल शाम से दूध कहाँ मिला इन्हें? झट से मैंने मेहरी को दूध लाने भेज दिया और मुन्नू को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। जैसे ही मदन मुन्नू को स्कूल पहुंचाने के लिए घर से निकले, वैसे ही उषा भाभी मेरे साथ रसोई में चली आईं। घर में आलू हो तो नाश्ते में आलू के पराठे भी चल सकते हैं। उषा भाभी सब्जी की टोकरी में झांकती हुई बोली, बिल्कुल, आलू के पराठे तो मुन्नू के पापा को भी बहुत पसंद हैं। मैंने कहा, आप सामान खोलना चाहती हो तो खोल आइए, नाश्ता मैं देख लूंगी। कुछ देर के लिए मैं अकेली रहना चाहती थी, एकदम अकेली, निःशब्द। अरे, सामान का क्या है, बाद में भी खोला जा सकता है। अभी तो तुमसे बातें करने का मन हो रहा है। अच्छा बताओ, अम्मा जी क्या यहाँ से खुश होकर नहीं गई थी? उषा भाभी ने अपने साथ साथ चलने वाली विषैली सर्प पेटी का ढक्कन खोलते हुए कहा। क्यों, क्या कह रही थी? मेरा स्वर एकदम ढीला हो आया। वैसे तो तुम्हारे बारे में वे शुरू से ही कुछ ना कुछ कहती रही हैं, पर इस बार तो खासी नाराज रही थी। उषा भाभी ने गंभीर स्वर में कहा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई थी? मेरी टांगों और बाहों में कपकपी छूट गई। मैंने आटे की परात को परे धकेलकर रसोई से बाहर भाग आना चाहा। कह रही थी, सरोज बहुत ही स्वार्थी व दंभी है। नाश्ते में पराठे के साथ मुझे रात की सब्जी देती थी और स्वयं पति व बच्चे के साथ ऑमलेट टोस्ट उड़ाती थी। एक भयावह नाग अपनी नंगी जीभ लिए मेरी ओर लपलपाया। ऐसा केवल उस दिन हुआ था जब हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, नहीं तो अम्मा जी को तो अचानक मैंने अपनी जबान पर लगाम खींच ली। ये कैसे रिश्ते थे जिनमें हर कदम पर अत्यंत सावधानी व सतर्कता बरतनी पड़ती थी?
और हल्की सी चूक भी गहरी खरोच लगा देती थी। और क्या तुमने अम्मा जी के साथ बिल्कुल कुट्टी कर छोड़ी थी? कह रही थी 3 महीनों में सरोज ने मुश्किल से 3 बातें की होंगी मुझसे। असल में उन दिनों मेरा गला बहुत खराब चल रहा था। डॉक्टर ने मुझे ज्यादा बातचीत करने से मना कर रखा था। मैंने लड़खड़ाते स्वर में प्रतिवाद किया, तो क्या उन दिनों तुम मदन और मुन्नू के साथ भी हंसती बोलती नहीं रही? मुझे कुछ ठीक से याद नहीं पड़ रहा। एक गहरी खींच और ऊब मुझे अंदर तक मथ गई। मैं हैरान हूं, अम्मा जी ने यह सब मुझे क्यों नहीं कहा? कहती भी कैसे? दुख तो उन्हें इस बात का रहा होगा कि तुमने उनके किस्से धरे के धरे रहने दिए। नहीं तो पटवारी पिता के साथ बिताए बचपन के दिन, तहसीलदार पति के साथ रचाया राज, शराब के ठेकेदार भाई की शान शौकत, दुकानदार बहनोई के विस्तृत व्यापार, मेजर दामाद के अनोखे रौब दाब, 12 वर्षीय नातिन सुलभा का अलौकिक सौंदर्य, 8 वर्षीय नाती अनमोल की मौलिक सूझबूझ, सब बखान करना चाहती रही होंगी तुमसे। और तुम उन्हें घर पर बच्चों के साथ अकेला छोड़कर खूब पिक्चरें देखती रहीं। नहीं तो मैं एकदम बुझ सी गई। इस अवांछनीय दर्प प्रदर्शन में मैं कोई रुचि अनुभव नहीं कर पा रही थी और अपने अंदर फैलती गहरी थकान से मुक्ति पाने के लिए मैं बिस्तर पर गिर पड़ना चाह रही थी। मैं जानती हूँ अम्मा जी को हर किसी से खूब शिकायत रहती है। अरे मेरे बारे में क्या कम बतियाती हैं? अभी उस रोज पड़ोस की कांता बता रही थी कि अम्मा जी हरदम उसकी सास से मेरी बुराइयां करती रहती हैं। उषा निकम्मी है, उषा आराम तलब है, उषा कामचोर है, उषा के मायके के लोग दिन भर घर में जमे रहते हैं, उषा अपने बच्चों के कपड़े अपने भाई बहनों के बच्चों में बांट देती है, उषा को अपनी ननद से कोई लगाव नहीं। अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढना होता तो उषा चांद तक हो आती, पर यहाँ मेरी बिटिया एमए करके 3 साल से घर बैठी है और उषा को अपनी भाभी की बहन की शादी में शामिल होने के लिए 600 मील लंबी दौड़ लगाने की पड़ी है। और सच पूछो तो मैं यहाँ मंजू की शादी में शामिल होने थोड़े ही आई हूँ। तुम्हें मिले एक अरसा हो चला था और बच्चे भी मुन्नू को मिलने के लिए अलग मचल रहे थे। मम्मी हम ऑमलेट खाएंगे। तभी बिल्लू और गुग्गू हाथों में 4 अंडे लिए रसोई में आ धमके। अरे बेचारे बच्चों का तो भूख से बुरा हाल हो रहा होगा। उषा भाभी उनके हाथों से अंडे लेते लेते तड़प उठी। लाइए मैं बना देती हूँ। मैंने घी का डिब्बा बिल्लू के हाथों से ले लेना चाहा। नहीं, तुम तब तक आलू छील लो। उषा भाभी ने उबले आलूओं का भगोना मेरे सामने धरते हुए मुझे आदेश दिया। और हाँ, नाश्ते के बाद जरा बाजार तक चलेंगे। मुझे मंजू के लिए कुछ और खरीदना पड़ेगा। जो थर्मस अम्मा जी ने अपने बहनोई की दुकान से दिलवाया है वह काफी हल्का पड़ जाएगा। मैं तो रूम हीटर देना चाहती थी, पर फिर डरती थी कहीं अम्मा जी के धीरज का बांध टूट गया और वे बरस उठी। अभी तुम्हारे और बच्चों के नए कपड़े बनवाने में ही 1000-1200 निकल गए हैं। अब क्या घर ही बेच डालने का इरादा है? नाश्ते के बाद तो मैं कपड़े धोने की सोच रही थी। उषा भाभी का मुंह बिचकाना मुझे कतई नहीं भाया था। मुन्नू को कल दूसरा यूनिफॉर्म पहनकर जाना होगा। तो ठीक है, दोपहर के खाने के बाद चलेंगे। दोपहर में खाना जरा हल्का ही रखना। अरहर की दाल, चावल और भिंडी की सूखी सब्जी झट से तैयार हो जाएगी। उषा भाभी ने तवे पर 3 बड़े चम्मच घी छोड़ते हुए कहा। 3 प्याले चाय लेती आना। तभी मदन की आवाज बरामदे से तैरती हुई आई। पंडित जी और ठाकुर साहब आए हैं। मदन ने अपनी आदतें क्या अभी तक नहीं बदली? उषा भाभी ने अपनी आंखों में झूठी सहानुभूति भरते हुए कहा। क्या यहाँ भी आए दिन मित्र मंडली जमी रहती है? और उन्होंने 2 अंडे गर्म घी में छोड़ दिए। और क्या, आज ही शाम को इनके निर्देशक साहब बीबी बच्चों समेत खाने पर आ रहे हैं। चाय का पानी गैस के चूल्हे पर चढ़ाते हुए मैंने कहा, फिर तो इस बहाने तुम्हारे घर में हमें भी अच्छा खाना नसीब हो जाएगा। नहीं तो तुम हम लोगों की खातिर तकलीफ कम ही उठाती हो। ऐसा तो नहीं है? मैं तपने लगी।
सीमित आय वाले हम लोग कहाँ तक नियमित अतिथियों को राजा भोज वाले पकवान खिला सकते हैं। और आपको तो याद ही होगा, शादी के बाद जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, तब मुझे कद्दू के साथ मटर की रसेदार तरकारी पेश की गई थी। यह एक ऐसा षड्यंत्र था जो मुझसे मेरी स्वाभाविक सहृदयता व सहनशीलता लूटकर मुझे एक ऐसे कुत्सित कुचक्र में ला खड़ा करता था जिसकी शिकार हो मैं प्रतिवाद में वैसे ही तुच्छ व विषाक्त प्रहार करने को आतुर हो उठती थी। मटर में ज्यादा पानी छोड़ने की तो अम्मा जी को पुरानी बीमारी है। उषा भाभी फिर शुरू हो गई। इसीलिए उस रोज जब मेरी भाभी अपने भाई भाभी को लेकर पहली बार घर पर खाने पर आ रही थी, तो अम्मा जी के रसोई में घुसने से पहले ही मैंने मटर पनीर की सब्जी तैयार भी कर ली थी। मछली और कबाब तुम्हारे भैया जी बाजार से ले आए थे। चटनी अम्मा जी से पिसवा ली थी। तुम बताओ, तुम आज शाम को क्या बना रही हो? मैं अभी गुसल खाने से होकर आई। न जाने क्यों अचानक मेरा मन कुछ पल अकेले शांत वातावरण में गुजारने के लिए ललक उठा। मानवीयता से भरपूर जो स्निग्ध प्रकाश, जो अंतहीन पवित्र सागर मेरे मन में कभी हिलोरें लिया करता था, वह न जाने कब कैसे पीछे, बहुत पीछे छूट गया था। ये कैसे सामाजिक दायित्व थे जिनके नागदंश से अभिशप्त मेरे परसों कल और मेरे आज कल और परसों दैत्याकार पहाड़ों की मानिंद मुझे गुमराह करते, स्वार्थ और अनिष्ठा से कलुषित चेहरों के बीच अर्थहीन, प्रयोजनहीन तथा महत्वहीन पड़ावों पर बार बार पटकते मेरे एक और पूरे जन्म को व्यर्थ किए दे रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।